वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS हिस्ट्री कोड 315 क्लास 12 चैप्टर 7 का ये पार्ट 2 है, जो कि पल्लव वंश के टॉपिक से स्टार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और सभी चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पल्लव वंश। ये लोग स्थानीय कबीलियाई थे। ठीक है, ये लोग कौन थे? स्थानीय स्थानीय कबीलियाई थे। पल्लव का अर्थ होता है लता, और यह तमिल शब्द टोंडाई का रूपांतरण है, जिसका अर्थ भी लता होता है। तो पल्लव का अर्थ भी लता होता है, और यह तमिल शब्द टोंडाई का रूपांतरण करा गया, इसका मतलब भी लता होता है। इसलिए इन्हें मूलतः लताओं के प्रदेश का निवासी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लताओं के प्रदेश का निवासी, पल्लव वंश को। पल्लवों की राजधानी का नाम कांची था। तो पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। वातापी का चालुक्य वंश चोलों के तमिल साम्राज्य तथा दक्षिण में पांड्य पल्लवों के दुश्मन थे। तो वातापी का चालुक्य वंश, चोलों के तमिल साम्राज्य तथा दक्षिण में पांड्य, ये सारे पल्लवों के दुश्मन थे। आपको क्या करना है? सिर्फ अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और एज इट इज एग्जाम में करके आना है। अब है गुप्तकालीन भारत की प्रशासनिक विशेषताएं। एग्जाम में आता है गुप्तकालीन भारत की प्रशासनिक विशेषताएं बताइए। तो आपको इस प्रकार से लिखना है: गुप्त साम्राज्य की स्थापना के फलस्वरूप देश में एक समृद्ध शक्तिशाली सुदृढ़ समाज की स्थापना हुई। यानी कि जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई तो देश में समृद्ध शक्तिशाली सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना हो गई, और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति हुई। राजनीति में भी, सामाजिक में भी, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में क्या हो गई? एक बहुत बड़ी उन्नति देखी गई। शासन की सर्वोच्च शक्ति राजा अथवा सम्राट के हाथ में थी। तो शासन की जो सुप्रीम पावर किसके पास थी? सर्वोच्च शक्ति वो राजा या कहें सम्राट के पास थी। राजा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी कि इन तीनों का हेड कौन होता था? कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का राजा इसका हेड होता था। जनता की सुरक्षा, वर्ण व्यवस्था एवं धर्म की रक्षा का करना उसका प्रमुख कर्तव्य होता था। तो जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था एवं धर्म की रक्षा करना क्या था? उसका कर्तव्य है। राजा और मंत्रीगण की सम्मिलित रूप से एक मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान राजा होता था। राजा और मंत्रीगण के सम्मिलित रूप यानी कि मिले जुले रूप से एक मंत्री परिषद बनती थी। राजा होता था उसमें और मंत्रीगण, जैसा आज भी देखा जाता है, मंत्री होते हैं, उसके ऊपर हेड होता है प्रधानमंत्री, तो उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट। वैसे ही कैबिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। वैसे ही मंत्रीगण और राजा के समूह को क्या कहते थे? मंत्री परिषद, जिसका प्रधान कौन होता था? राजा होता था। जैसे अभी हमारे यहाँ पर भारत देश में लोकतांत्रिक इसमें राजा कौन होता है? यानी कि मेन कौन है कैबिनेट का? प्रधानमंत्री। गुप्त साम्राज्य में कुमार अमात्य सबसे बड़ा अधिकारी होता था। आपको ध्यान रखना ये अलग है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? कुमार अमात्य। उनको राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। उनको राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त कर देते थे। वह उन्हें नगद वेतन मिलता था, और वह उनको क्या मिलता था? नगद सैलरी यानी कि वेतन मिलता था। नेक्स्ट है स्त्री धन। गुप्त काल में स्त्रियों को अचल संपत्ति पाने का अधिकार था। कात्यायन ने स्त्री को अचल संपत्ति की स्वामिनी माना। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। ठीक है, तो गुप्त काल में क्या होता था? पुरुष की सारी संपत्ति पर अगर पुरुष ना हो तो पत्नी का प्रथम अधिकार यानी कि पहला अधिकार पत्नी का होता था। याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और विष्णु ने भी संतान विहीन पति के मरने पर विधवा पत्नी को उसका उत्तराधिकारी माना। और
याज्ञवल्क्य और बृहस्पति और विष्णु ने क्या करा, ये माना कि अगर किसी के संतान नहीं है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पूरा अधिकार दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम का महत्व, महाबलीपुरम चेन्नई से करीब 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाबलीपुरम कितनी दूर है? चेन्नई से 62 किलोमीटर की दूरी पर। यह जगह यूनेस्को की सूची में शामिल ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। ये जो सूची है ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। एक पत्थर को काटकर बनाया गया रथ, पल्लव वंश के वक्त की गुफाएं और मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। तो वहाँ क्या मिलेगा आपको देखने को? पल्लव वंश के वक्त की गुफाएं मिल जाएंगी, पत्थर को काट कर बनाया गया रथ मिल जाएगा और मंदिर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ये आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म ईस्वी सन 476 में कुसुमपुर यानी कि जो अब पटना है, पटना में हुआ। यह सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुए थे। तो आर्यभट्ट का जन्म क्या हुआ था? 476 ईस्वी में हो गया था, जो कि पटना में है, कुसुमपुर। और कब हुआ था? विक्रमादित्य द्वितीय के समय हुआ था, यानी कि विक्रमादित्य सेकंड के समय में हुआ थे आर्यभट्ट। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर थे। इनके जो शिष्य थे यानी कि चेले थे जो आर्यभट्ट के, वो प्रसिद्ध खगोलविद थे जिनका नाम था वराहमिहिर। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी और 23 साल की उम्र में ही आर्यभट्टीय नाम का एक ग्रंथ भी लिख डाला। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया। और उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते हुए राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया। राजा बुद्धगुप्त ने क्या करा? आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। आर्यभट्ट के बाद कौन हुए? 1875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय, जिन्होंने महासिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखा। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषय के आचार्य थे। जो आर्यभट्ट थे वो आर्यभट्ट द्वितीय जो थे वो गणित और ज्योतिष दोनों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता है? लघु आर्यभट्ट। तो ये आपका सेकंड पार्ट कवर हो गया है। आप सभी चैप्टर को प्लेलिस्ट में चेक जरूर करें और कोई से भी NIOS के सब्जेक्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। पहले से ही आपको सबके वीडियो मिल जाएगी।